गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि मौर्य प्रशासन के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में। और उसमें मैंने आपको बताया था कि मौर्यकालीन शासकों ने अपने प्रशासन को 3 भागों में बांट रखा था। केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन और स्थानीय प्रशासन। ठीक है। इसके बाद इन तीनों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। इसके बाद हम बात करते हैं नगरों के प्रबंध के बारे में। तो देखिए, केंद्र में जो प्रशासन था, केंद्र को आगे प्रांतों में बांटा, प्रांतों को आगे जो और छोटी इकाइयाँ उसमें बांटा था। इसके बाद नगरों का जो प्रबंध था वो अलग ढंग से होता था। तो देखिए, मौर्य साम्राज्य में बहुत से नगर सम्मिलित थे और इनका नगरों का जो मुखिया होता था वो नगर अध्यक्ष या नागरिक उसको कहा जाता था। और स्थानिक और गोप की सहायता से वो नगर का प्रशासन चलाया करता था। बड़े बड़े नगर थे जैसे तक्षशिला, पाटलिपुत्र, उज्जैन। मोस्टली ये राजधानियाँ थीं जो जिनका अलग से प्रशासन चलाया जाता था। जैसे आज के समय में आप देख लो कि बड़े बड़े नगर हैं जैसे बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली। उनका जो सिस्टम होता है प्रशासन वो अलग होता है। तो ऐसे बड़े बड़े नगरों का, तक्षशिला, पाटलिपुत्र, उज्जैन जैसे बड़े बड़े नगरों का जो प्रबंध था वो 6 समितियां किया करती थी प्रबंध। 6 समितियों में 5-5 सदस्य हुआ करते थे, यानी टोटल 30 सदस्यीय समिति हुआ करती थी ये। और ये 6 समिति होती थी। ठीक है। अलग अलग कार्य उनको मिले हुए थे। जैसे पहली समिति जो होती थी वो उद्योग और शिल्पों का निरीक्षण करती थी और उद्योग और शिल्पों से संबंधित अधिकारों का हनन करने वालों को ये समिति जो है दंडित किया करती थी। ठीक है। उद्योग और शिल्प से संबंधित ये समिति हुआ करती थी। दूसरी जो समिति थी वो विदेशों से भारत में आने वाले जो विदेशी होते थे यात्री, उनकी देखभाल करती थी। उनका रहने सहने का प्रबंध, उनकी चिकित्सा का प्रबंध, सुरक्षा का प्रबंध। और अगर किसी विदेशी की भारत में मृत्यु हो जाती है तो फिर उसके जो अंतिम संस्कार है या जो भी सारा कुछ है उसकी अंत्येष्टि से संबंधित जो कार्य हैं वो भी यही समिति किया करती थी। मतलब इसको विदेशियों के लिए ही एक अलग समिति बनी हुई थी और विदेशियों की गतिविधियों पर भी ये नज़र रखा करती थी। तीसरी समिति होती थी जिसे हम कह सकते हैं कि सेंसस कमेटी। सेंसस जानते हो, जनगणना आपने सुना होगा। जनगणना का अर्थ है कि टोटल पॉपुलेशन काउंट करना। वैसे तो मोटे तौर पर तो ये है, लेकिन आज के समय जनगणना के जो मायने हैं वो बहुत बढ़ गए हैं। बहुत सारी चीज़ें जनगणना से पता लग जाती हैं। तो आप ये कह सकते, हम उस हिसाब के उस समय के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि ये जन्म मरण का हिसाब रखा करती है, जन्म मरण का ब्यौरा। और इस समिति द्वारा तैयार किए गए रिकॉर्ड से हमें जनसंख्या के बारे में पता लगता था कि कितनी जनसंख्या है। और राज्य और नागरिक की सुरक्षा के लिए भी ये महत्वपूर्ण मानी जाती थी। इससे एक तरह से काउंटिंग हो जाती थी। कोई मतलब कोई अचानक कोई विदेशी आ जाए बिना आज्ञा के और अंदर रह रहा हो तो एक तरह से गणना हो जाती थी इससे हर एक व्यक्ति की। इसके बाद चौथी समिति जो होती थी वो वाणिज्य और व्यापार की देखभाल के लिए होती थी। इसमें नाप तोल के पैमाने आ जाते हैं, बाजार पर नियंत्रण रखना, नाप तोल के पैमानों पर नियंत्रण रखना। व्यापारियों और दुकानदारों को ये लाइसेंस या आज्ञा पत्र प्रदान किया करती थी। कोई अगर दुकानदार निश्चित भाव से अगर ज़्यादा लगा रहा है किसी ग्राहक को या कम तोल रहा है, जैसे कई बार दुकानदार कम तोल देते हैं, तो उसको कम तोलने वाले मतलब उसके निरीक्षण करना, समय समय पर निगरानी रखना और कम तोलने वाले या ज़्यादा भाव लगाने वाले को दंडित करना, ये इस समिति का कार्य हुआ करता था। एक अन्य समिति, पांचवी समिति जो थी वो कारखानों के
मालिकों और उनमें निर्मित वस्तुओं पर नियंत्रण रखती थी। जैसे आज के टाइम में आप देखो कि कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं जैसे फूड सप्लाई, वो जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उनको चेक करती है वो समिति कि भाई खाद्य पदार्थ सही है या नहीं। जैसे मिठाई की दुकान पे छापा मारा, देखा भाई नकली खोया जो है पकड़ लिया, मिलावट वगैरह, ठीक है। ये देखती थी कि वस्तुओं में किसी ने मिलावट तो नहीं कर रखी और उसको समय समय पर दंडित करती थी। छठी समिति, आखिरी समिति जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये टैक्स कमेटी थी। विभिन्न वस्तुओं की बिक्री पर ये कर वसूला करती थी और आम तौर पर 1/10वें भाग जो है ये वस्तुओं बेची गई वस्तुओं के जो मतलब मूल्य होता था उसका 1/10वां भाग ये कर के रूप में लिया जाता था। तो देखिए इन समितियों के माध्यम से, कमेटीज़ के माध्यम से बहुत ही अच्छे ढंग से जो है नगरों का प्रशासन चलाया जाता था और सभी समितियों के सदस्यों का निर्वाचन होता था या फिर उनको मनोनीत यानी इनको नॉमिनेट कर दिया जाता था। अब ये एक्चुअली क्या होता था, इनका चुनाव होता था या इनको नामित किया जाता था, इसके बारे में मतभेद है। इसके बाद अगला एस्पेक्ट जो हम पढ़ेंगे वो है सैनिक प्रशासन। तो देखिए मौर्य शासकों की सेना बहुत शक्तिशाली थी। आपने नंद शासकों के बारे में तो सुना, लेकिन मौर्य शासकों की सेना में 6 लाख तो पैदल सैनिक होते थे। मतलब इतनी बड़ी संख्या, 30,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी और 8,000 रथ इनकी सेना में सम्मिलित थे। और कौटिल्य बताते हैं कि चंद्रगुप्त की सेना का प्रबंध करने के लिए 30 सदस्यों की एक अलग अलग एक मतलब 30 सदस्यों की तो एक परिषद थी, उसकी आगे उसको 6 समितियों में बांट रखा था। उन 6 समितियों के 5-5 जो है सदस्य हुआ करते थे। जैसे पहली समिति होती थी वो पैदल सैनिकों की देखभाल करती थी, दूसरी समिति घुड़सवार सैनिकों की देखभाल करती थी, ठीक है। जैसे अश्वाध्यक्ष होते थे, घुड़सवार के अध्यक्ष को अश्वाध्यक्ष कहा जाता था। तीसरी समिति जो होती थी वो रथ सेना की देखभाल करती थी। चौथी समिति हाथी सेना, गज सेना की देखभाल करती थी, ठीक है। पांचवी समिति जो है ये यातायात के साधन और रसद जो होती थी ना, यानी खाने पीने का जो पदार्थ होते हैं ये सेना के साथ में चला करते थे। और जो छठी समिति होती थी वो नौसेना की समिति होती थी और इसका जो अध्यक्ष होता था वो नावाध्यक्ष कहलाता था। युद्ध में तलवार, तीर कमान, भाले, बर्छे और मुदगर, त्रिशूल, इन चीज़ों का प्रयोग किया जाता था। और जितने भी जो सैनिक होते थे उनको नकद वेतन यानी पण में वेतन दिया जाता था। सबके वेतन जो है निर्धारित हुआ करते थे और अच्छा रण कौशल दिखाने वाले सैनिकों को युद्ध क्षेत्र में जो अच्छा काम करते थे उनको पुरस्कार भी दिए जाते थे और समय समय पर राजा भी सेना का निरीक्षण किया करता था। इसके बाद हम बात करते हैं राजस्व प्रबंध की। तो राजस्व प्रबंध जो है बहुत महत्वपूर्ण था। जैसे कि चाणक्य ने कहा था कि सब कुछ वित्त पर निर्भर है। तो राजस्व जो है वो अमूमन 1/4 से 1/6 भाग लिया जाता था। कृषि को बढ़ावा देने के लिए झीलों का निर्माण किया गया, जैसे सुदर्शन झील का निर्माण जो है पश्चिम भारत में गुजरात के क्षेत्र में किया गया था। वित्त विभाग का जो मुखिया होता था, आप जानते हैं उसे समाहर्ता कहा जाता था, टैक्स कलेक्टर। विभिन्न प्रकार के टैक्सेस लिए जाते थे राजस्व के अतिरिक्त। इसके बाद हम बात करते हैं पुलिस और गुप्तचर की। तो देखिए पुलिस जैसे कि दंडपशिक एक मंत्री हुआ करता था, एक विभाग हुआ करता था अलग से, पुलिस विभाग, और चोरों, हत्यारों, डकैतों को ये काबू करते थे, उनको दंडित करते थे। गुप्तचरों का एक जाल बिछा रखा था। 2 प्रकार के गुप्तचर होते थे, एक तो संस्था और एक संचर। संस्था जो कि एक स्थान पर रहकर जासूसी करते थे,
संचर जो होते थे वो घूम घूम कर जासूसी करते थे, और जासूसी के लिए स्त्रियां जो है इनका भी इनको जासूस के तौर पर रखा जाता था, गणिकाओं को रखा जाता था। नट जाति के लोग भी गुप्तचर का कार्य किया करते थे, वेश बदलकर जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमकर राजा को संभावित षड्यंत्रों की भी ये जानकारी दिया करते थे। इसके बाद हम बात करते हैं न्याय प्रबंध के बारे में। तो न्याय प्रबंध बहुत अच्छा था, और राजा स्वयं अगर हम देखें तो निष्पक्ष न्याय करता था, क्योंकि न्याय का मैंने आपको बताया कि राजा जो है न्यायपालिका का भी मुखिया हुआ करता था। लेकिन गांव में पंचायतें हुआ करती थी, और नगरों में जो है न्यायालय स्थापित थे। न्यायालय भी विभिन्न प्रकार के होते थे, जैसे 2 गांवों के झगड़ों का निपटारा जनपद संधि नामक न्यायालय करता था, और इसके ऊपर 10 ग्रामों का न्यायालय था जिसे संग्रहण कहा जाता था। फिर 400 ग्रामों का जो न्यायालय था उसे द्रोणमुख कहा जाता था। स्थानीय जो है 800 ग्रामों का न्यायालय था। न्यायालय में अमात्य धर्मस्थ नामक अधिकारी नियुक्त होते थे, और न्यायालय 2 प्रकार के होते थे, एक तो फौजदारी न्यायालय और एक दीवानी न्यायालय। दीवानी न्यायालय को धर्मस्थीय कहा जाता था, और फौजदारी न्यायालय को कंटक शोधन कहा जाता था। दीवानी न्यायालय में तो रुपए पैसे से संबंधित, तलाक, शादी वगैरह से संबंधित जो मामले थे वो निपटाए जाते थे। कंटक शोधन या फौजदारी न्यायालय में हत्या, मारपीट के जो केसेस थे वो सॉल्व किए जाते थे। इसके बाद हम बात करते हैं दंड व्यवस्था की। तो मौर्य काल में जो कानून थे वो तो नरम थे, लेकिन दंड व्यवस्था बहुत कठोर थी। छोटे छोटे अपराधों के लिए बड़े बड़े दंड, जैसे अंग भंग करना, हाथ पैर नाक कान ये काटना, और चोरी डकैती देशद्रोही के लिए मृत्युदंड जो है निर्धारित किया जाता था। इसके बाद हम बात करते हैं प्रजा हितार्थकारी कार्यों की। तो प्रजा हितार्थकारी कार्य जो उस समय बहुत किए जाते थे, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य भी और अशोक भी, बिंदुसार भी, ये सभी जो है जनता की भलाई के लिए उन्होंने विभिन्न कार्य किए। जैसे सड़कों का निर्माण करवाया, तालाबों का निर्माण करवाया, झीलों का निर्माण करवाया कृषि में सुधार के लिए। सुदर्शन झील इसका ज्वलंत उदाहरण है। और चिकित्सालय खुलवाए इलाज के लिए, सफाई के लिए अलग विभाग, शिक्षा के लिए अलग विभाग। तो इस तरह के प्रजा हितार्थकारी कार्य। अशोक जब शासक बना तो उसने प्रचलित व्यवस्था में सुधार किए। एक तो प्रजा सेवा उसका एक आदर्श बन गया, और इसके अतिरिक्त उसने कुछ अन्य अधिकारी भी नियुक्त किए जिन्हें प्रादेशिक और राजुक कहा जाता था। प्रादेशिक जो होता था वो अपने प्रदेश से कर इकट्ठा किया करते थे, और राजुक जो होते थे ये ग्राम अधिकारी होते थे। युक्त भी होते थे जिनका कार्य भूमि से कर वसूलना, आय व्यय का हिसाब रखना होता था। कुछ महामात्र भी होते थे अशोक के समय में। और अशोक ने धम्म महामात्राओं की नियुक्ति की। अपने धम्म के जो विचार थे, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, अपने धम्म के विचारों को फैलाने के लिए उसने धम्म महामात्र नामक कुछ अधिकारी नियुक्त किए। उनका कार्य होता था कि ये देखना कि अशोक के नियमों के अनुसार, जो नैतिक नियम उसने दिए थे उनके अनुसार लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं या नहीं। उसने दंड व्यवस्था में भी सुधार किया। जो पहले बहुत कठोर दंड दिए जाते थे उससे अपेक्षाकृत कम जो है दंड निर्धारित किए। और साथ ही साथ उसने अहिंसा का पालन किया, क्योंकि आप जानते हो कि कलिंग युद्ध के बाद उसने अहिंसा का मार्ग अपना लिया था। उसके रसोई में कुछ दिन ऐसे उसने निर्धारित कर दिए कि उस दिन पशु पक्षियों का मांस नहीं खाया जाता था या बनता था। तो इस तरह से उसने और प्रजा हितार्थकारी कार्य किए। तो ये मौर्य प्रशासन, इसको आप अच्छी तरह से तैयार कर लेना, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू।